हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो इस जीके जीएस सीरीज़ के आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इस वीडियो में सेट किया जाता है और इस जीके जीएस सीरीज में सेट किया जाता है। दोस्तों, अगर यदि आप अपने अपने टेस्ट भी लगाना चाहते हैं तो आप टेस्ट लगा सकते हैं कि इस 25 प्रश्न में आप कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। नहीं तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से और बारीकी ढंग से आप देखिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, ये इस सेशन का पहला सवाल आपका होगा, बजट 2023-24 के अमृतकाल 7 प्राथमिकताएं बताई गई है, इनमें किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है सप्तमर्षि, सप्तर्षि, सप्तबोधि और सप्तसेंधव। आपका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वो सप्तर्षि के नाम से ये संबोधित किया गया है, यानी उस नाम से जाना जाएगा कि 2023-24 का जो अमृतकाल का जो बजट होगा वो सप्तर्षि के नाम से जाना जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल ये रहा, बजट 2023-24 में पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्र की कितनी धनराशि का ऋण आवंटन किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि 2023-24 जो बजट काल आपका है वो पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी से मछली पालन में कितनी धनराशि को आवंटित किया गया है, वो आपको राशि का नाम बताना है। ये ऑप्शन आपका होगा, पहला ऑप्शन 15 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़। तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी 20 लाख करोड़ आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगला सवाल आपका ये होगा, अगला सवाल आपका है, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारमण द्वारा बजट के मोटे अनाज जैसे मिलेटस को किस नाम से संबोधित किया गया है? जो ये आपको मोटे अनाज है इस बजट में आपको किस नाम से संबोधित किया गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपका होगा श्री अन्न, सुपर फूड, रिच फूड और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो आपका सही जवाब होगा वो श्री अन्न के नाम से जाने जाएंगे। निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट के मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से संबोधित किया गया था। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर देखेंगे और आपका अगला प्रश्न ये है, भारत द्वारा नीट जीरो का लक्ष्य कितनी वर्ष तक है? नीट जीरो का लक्ष्य कितनी वर्ष तक है? ये आपका ऑप्शन है 2047, 2050, 2030 और 2070। तो ये आपका सही जवाब जो होगा ये 2070 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, सबके लिए आवास मुहैया कराना भारत का कितने वर्ष तक लक्ष्य है? तो ये भारत सरकार का जो लक्ष्य है सबको आवास का मुहैया कराना, ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये लक्ष्य आपको बताना है। ऑप्शन है 2023, 2024, 2025 और 2026। दोस्तों, ये आपका सही जवाब होगा, सही जवाब आपका 2024 तक होगा, जो कि भारत सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि ये लक्ष्य है 2024 तक कि सबको आवास मुहैया करा देना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल आपका ये है, आज़ादी का अमृत महोत्सव में स्मरण रूप मार्च 2025 को 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना उपलब्ध कराया जाएगा। वो नए उपलब्ध योजना जो होगा उसका नाम आपको बताना है। वो नए उपलब्ध योजना क्या है? आपका पहला सवाल होगा, पहला ऑप्शन आपका होगा महिला सम्मान निधि योजना पत्र, महिला सम्मान योजना पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र और महिला सुरक्षा योजना पत्र। तो आपका ये सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका सही जवाब होगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र को वर्ष 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना के उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल पर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल ये है, केंद्रीय बजट 2023 से 2024 के अनुसार कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? दोस्तों, 2023-24 के अनुसार कितने नर्सिंग कॉलेज का स्थापना किया गया है वो आपको बताना है। तो ये ऑप्शन है 150, 155, 157 और 160। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब होगा 157 कॉलेजों को 2023 से 2024 तक केंद्रीय बजट के अनुसार
157 नर्सिंग कॉलेज का स्थापना किया जाएगा। चलिए अगला सवाल को बढ़ेंगे और अगला सवाल आपका होगा, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ये टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा, ये कब तक रखा गया, किस वर्ष तक रखा गया कि ये हमारे भारत टीबी मुक्त हो जाएंगे। तो अगला सवाल आपका होगा 2023 आपको इस प्रश्न का ऑप्शन होगा 2023, 2025, 2024 और 2030। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करा देना है, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। अगला सवाल पर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, सभी गांव में ऑप्टिकल्स फाइबर बिछाने का भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ऑप्शन है 2023, 2024, 2025 और 2026। तो आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब 2025 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन जीरो ने कार्बन उत्सर्जन का भारत का लक्ष्य रखा है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का भारत का लक्ष्य है। ये लक्ष्य आपका कब तक है ये बताना है, 2030, 2047, 2070 और 2050। तो आपका सही जवाब जो होगा 2050 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी आपका जो स्टेटमेंट दिया गया इस पर विचार करना है कि कौन कौन स्टेटमेंट सही है और कौन कौन स्टेटमेंट गलत है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ। पृथ्वी जब 400 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ए और 3 आपका सही जवाब होगा। 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, आपका प्रश्न है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किसके कारण होता है। ऑप्शन है सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोलोराडो और खाड़ी धारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम थोड़ा ऑप्शन ई का जिक्र कर लेते हैं। ऑप्शन ई का मतलब ये होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऊपर में जो ऑप्शन 4 दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं होगा, या तो फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी उपयुक्त में से ऑप्शन 4 में से दो आपका सही जवाब होगा। यानी ऑप्शन ई का कहने का मतलब यही है ऊपर में से कोई नहीं होगा और होगा भी तो एक से अधिक होगा, इसका कहना यही है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है स्थलीय चट्टान के डेंटिंग से, पृथ्वी के आयन की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, क्रिस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्डिंग से। फिर ऑप्शन नंबर ई आपका है। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जियोडेसी पृथ्वी के आयन की माप से संबंधित है। अगला सवाल आपका है, निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है। ऑप्शन है 750 ईस्वी से 850 ईस्वी, 950 ईस्वी से 1250 ईस्वी, 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी, आज से 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व, यानी आज से पहले। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका होगा, वर्णद्रता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। जो वर्णद्रता का रोगी होता है वो नहीं पहचान कर पाता है, वो कौन सा कलर नहीं पहचान कर पाता है। लाल तथा पीले रंग की, हरा तथा नीले रंग की, लाल तथा हरे रंग की, किसी भी रंग की, यानी वो किसी भी रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल तथा हरे रंग की वर्ण कलर ब्लाइंडनेस। जिस मानव इस रोग से ग्रसित होंगे वो
लाल तथा हरे रंग की पहचान अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल आपका होगा, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है अपकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और वैद्युत अपघटन। आपका सही जवाब जो होगा और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल जो आपका है वो अगला सवाल है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन होगा जंतु कोशिका में, अमीबा में, युगलिना में और पादप कोशिका में। आपका सही जवाब होगा पादप कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही पाई जाती है। अगला सवाल आपका होगा, मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा रहता है, यानी भुट्टा जिसे हम लोग जानते हैं, मकई जो होता है, मकई में उसमें सबसे अधिक प्रतिशत किसका रहता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और नमी का। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। जो मक्का में यानी भुट्टा जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला सवाल आपका होगा, जूल का मात्रक क्या है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य और शक्ति का मात्रक जूल होता है, और शक्ति और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और बल और कार्य का मात्रक जूल होता है। जो आपका सही जवाब होगा वो होगा कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है पायरीन अग्निशामक, झाग अग्निशामक, जल अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक। तो आपका सही जवाब जो होगा वो पायरीन अग्निशामक आपका राइट आंसर होगा। जो बिजली से आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए पायरीन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, जो आसानी से इसे हम अच्छी तरह से आग पर काबू कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल ये है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से गलत कौन है वो आपको बताना है। यानी ये एक तरह का फल का नाम दिया है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताना है। तो आपका ऑप्शन है सेब मेलिक अम्ल, चाय टेनिक अम्ल, दही लेट्रिक अम्ल, संतरा फॉर्मिक अम्ल। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर होगा। जो कि संतरा में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो कि जो खट्टा के कारण होता है। ये ऑप्शन आपका ये जोड़ी आपका गलत है, ये जोड़ी गलत है। यानी क्वेश्चन में आपका बोल रहा है गलत कौन है, तो ये जोड़ी गलत है। तो ये आपका इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये सभी तीनों आपस में सही जोड़ी है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम और आपका अगला सवाल ये रहा, बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सी हार्मोन सहायक होते हैं? ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जेबरेनिन्स, ऑक्सीजन एवं जेबरेनिन्स दोनों। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाले शोषण रुक जाएगा जब उसकी त्वचा सूख जाएगी, रुक जाएगी शीत निद्रा में, ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पर्याप्त है और यदा कदा ही होता है। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका होगा मेढक में त्वचा द्वारा होने वाले शोषण यदा कदा ही होता है, यदा कदा ही होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसमें से कथन गलत कौन है वो आपको बताना है। गाजर रूपांतरित जड़ है, मूली रूपांतरित तना है, आलू रूपांतरित तना है, प्याज तथा लहसुन रूपांतरित तना है। यानी इसमें जो गलत है वो आपको बताना है। ये आपका गलत है, आलू रूपांतरित तना है, ये तना नहीं होगा, ये जड़ होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल के बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका होगा, मनुष्य के रोगी निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? निरोधी क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? ऑप्शन है सिफिलिस, गोनोरिया, HIV, हेपेटाइटिस बी। आपका सही जवाब जो होगा वो HIV आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये रहा था आज का आपका GK GS का अति महत्वपूर्ण प्रश्न।
जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा और आने वाले सभी एग्जाम के लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप लगातार बने रहें। आपको हमें विश्वास है कि बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से, और जहाँ तक हमें हमारा एफ़र्ट लगाना पड़े हम अपने ओर से वो इस वीडियो में एफ़र्ट लगाएंगे कि कितना अच्छे तरह से क्वेश्चन इस वीडियो में सेट कर पाएँ और जितना अच्छे से अच्छे आपको हम समझा पाएँ। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपके दिन शुभ हो।